हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की हम देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं ये 2, 3 एवं 4 अंकों वाले प्रश्नों को यहाँ पे हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 अंक वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है यहाँ पे, ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है समझाइए। तो बच्चों यहाँ पे हमें इस प्रकार से आंसर देना है कि ब्रायोफिल्म में कलिकायन विधि द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं जो कि कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये आपको पत्तियों में छोटे छोटे नए पौधे निकलते दिखाई दे रहे हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, जहाँ पे लिखा है हाइड्रा में अलैंगिक की मुकुलन प्रक्रिया को 3 चरणों में सही क्रम में दर्शाने वाला आरेख खींचिए। तो यहाँ पे ये आरेख खींचा हुआ है, सबसे पहला चरण और ये दूसरा और ये तीसरा चरण देख रहे हैं आप बच्चों स्क्रीन पे। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें लिखा है प्लेनेरिया पुनरुद्भवन की प्रक्रिया को चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखेंगे हम बच्चों कि पुनरुद्भवन पुनर्जनन शरीर के नवनिर्माण की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है। पुनरुद्भवन पुनर्जनन कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे बच्चों, ये एक प्रक्रिया दिखाई गई है पुनर्जनन की। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं, जहाँ पे कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये बताना है। तो इसकी हम परिभाषा इस प्रकार से देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, कायिक प्रवर्धन की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों में नवीन पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। बच्चों अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, या 5वें नंबर का, जिसमें लिखा है द्विखंडन या द्विविखंडन क्या है। तो बच्चों इसका आंसर इस तरीके से हमें देना है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, द्विविखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम द्विविखंडन या द्विखंडन कहते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है उस संरचना का नाम लिखिए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसका कार्य लिखिए। तो यहाँ पे हम इसका आंसर कुछ इस तरीके से देते हैं कि गर्भस्थ शिशु माँ से प्लेजेंटा नामक ऊतक से जुड़ा होता है। इसी का के द्वारा भ्रूण भी माँ के गर्भस्थ से पोषित होता है तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्व प्राप्त करता है। बच्चों अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नलिकाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब अंड वाहिनी, इसमें अंड कोशिका का निषेचन होता है तथा ये युग्मनज को गर्भाशय से प्रेषित कर देती है। तो बच्चों ये थे 2 अंक वाले प्रश्न। चलिए अब हम बात करें 3 अंक वाले प्रश्नों में। पहला प्रश्न है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन से क्या महत्व है, और यहाँ पे बताएंगे कि लैंगिक जनन में डीएनए की क्या भूमिका है। तो बच्चों इस तरीके से इसका आंसर हम दे देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे कि जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है, इसलिए जनन के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना आवश्यक है। बच्चों अगला प्रश्न है 2 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परागण व निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम 3 अंतर कम से कम लिखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे परागण निषेचन में अंतर, सबसे पहला अंतर देख रहे हैं आप कि परागण से पराग कणों से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं, और यहाँ पे नर एवं मादा जनन इकाइयों गैमेट्स के मिलन को निषेचन कहते हैं। परागण के लिए बाह्य साधनों, वायु, जल आदि की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक बाह्य क्रिया है और यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं है। निषेचन होने से पूर्व परागण होना आवश्यक है। तो बच्चों ये था परागण और निषेचन में अंतर। चलिए बात करते हैं हम परागण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे परिभाषा जैसा कि हम देख रहे हैं, परागण क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें पुंकेसर के परागण कोश से परागण उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, परागण कहलाती है। इसके बाद स्वपरागण की बात करें तो यहाँ पे बच्चों स्वपरागण की परिभाषा लिखी हुई है। स्वपरागण में आप लिखेंगे कि जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण की परिभाषा आप देख रहे हैं, जब एक पुष्प के परागकोश से परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम की सहायता से पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। बच्चों ये था परिभाषाएं। अब इसके बाद 4था प्रश्न देख रहे हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं समझाना है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन के बारे में समझाया गया है, आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इस जनन विधि में जीवों में विशिष्ट प्रकार की जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन जनन कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। इन दोनों युग्मकों के संयोजन के युग्मनज से बनता है और युग्मनज नई संतान को उत्पन्न करता है। अधिकांश उच्च श्रेणी के पादप एवं प्राणियों में लैंगिक जनन प्रजनन की मुख्य विधि होती है। बच्चों 5वां प्रश्न देख रहे हैं, क्या जनन में
बनी दो कोशिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल ही समान होती हैं? तो इसका आंसर देंगे बच्चों यहाँ पे कि अलैंगिक जनन में बनी दो कोशिकाएं बिल्कुल समान होती हैं। किसी जीव के अलैंगिक जनन से उत्पन्न जात संतति को उस जीव के क्लोन कहते हैं, क्योंकि उसका एकल जनक होता है और उनका डीएनए उनके जनक के डीएनए से एकदम मेल खाता है। लैंगिक जनन से में समरूपता नहीं होती, क्योंकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं जिनके गुण भिन्न होते हैं। तो बच्चों ये था 5वें प्रश्न का आंसर। अब 6वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा है कि ऋतु स्त्राव क्यों होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर कि जब अंड निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाले परत का कोई उपयोग नहीं रहता, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग में रुधिर और म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसलिए ऋतुस्राव होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। तो यहाँ पे आप लाभ देख सकते हैं कि नंबर 1 जिसमें लिख रहे हैं कि लैंगिक जनन में संतति में गुणों के विकास की संभावना होती है, तो जो लैंगिक जनन में नहीं, और नवीन संतति में विभिन्नता का विकास होता है, जो अलैंगिक जनन में नहीं। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं इस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है, जो अलैंगिक जनन में संभव नहीं है। अतः अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में अनेक लाभ होते हैं। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें ऊतक संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं, समझाइए लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर लिख लें। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 4 अंक वाले प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो बच्चों इसका पहले प्रश्न का आंसर कुछ इस तरीके से देना है कि यौन लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदैव ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री यदि गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है तो उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्त्री की शारीरिक अस्वस्थता एवं असमर्थता भी उसे गर्भधारण न करने के लिए बाध्य करती है। इस कारण गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी पड़ती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक वर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से देंगे कि कुछ पौधों में ऐसी क्षमता होती है कि उनके कुछ भाग जैसे जड़, तना एवं पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बना लेते हैं। इस प्रक्रिया में नए पौधे शीघ्र तथा आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऐसे पौधे भी इस विधि से उगाए जा सकते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार से उत्पन्न पौधे एक समान होते हैं, इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्धन का उपयोग किया जाता है। बच्चों अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, तीसरे नंबर का, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। तो ये आप देख सकते हैं पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। तो सबसे पहले वृषण के कार्य की बात करें तो यहाँ पे वृषण के कार्य बताए गए हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कि वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद अंडाशय की बात करें तो यहाँ पे अंडाशय का कार्य अंडाणु उत्पन्न करना होता है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन स्राव करती है। इसके बाद शुक्रवाहिका, यहाँ पे शुक्रवाहिका शुक्राणु शुक्राशय में खुलती है, यह नलिका वीर को शुक्राशय में पहुंचाती है। इसके बाद पुंकेसर, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, यह पतला तंतु के समान होता है। शीर्ष भाग पर परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं, इसका मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। तो यहाँ पे आपको 5 अंतर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला अंतर जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें प्रायः एक जनक भाग लेता है और इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा अंतर देख रहे हैं कि इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते और इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता, इस प्रक्रिया में निषेचन होता है। इस प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते हैं और इसमें युग्मनज बनते हैं। प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बच्चों ये थे अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अंतर, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्वपरागण परपरागण में अंतर दिया गया है। पहला अंतर जैसा कि हम देख रहे हैं, स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है और परपरागण के लिए द्विलिंगी एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प भी हो सकते हैं। इसके बाद नर तथा मादा का भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है और यहाँ पे प्राय नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। और यहाँ पे स्वपरागण में पुंकेसर एवं जायांग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागण सुगमता से हो सके। इस प्रकार के परागण के लिए यह आवश्यक नहीं है। इसमें पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं और यहाँ पे परागकण वाले पुष्प को छोड़कर बाकी जो पुष्प हैं वो आकर्षण, सुगंधित एवं मकरंद युक्त होते हैं। इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और इसके लिए बाह्य माध्यम जैसे वायु, जल, कीट या जंतुओं की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये था स्वपरागण परपरागण में अंतर। अब आइए देखते हैं मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए स्त्री केसर की अनुदैर्ध्य काट का आरेख खींचिए तथा निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय और योनि के बारे में यहाँ पे जनन अंग में बताना है। तो ये आपको इस तरीके से एक मादा जनन अंग का चित्र बनाना है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि अंडाशय में क्या होता है, अंडवाहिनी यह स्थान जहाँ पे अंडों का निर्माण होता है और अंडवाहिका वह स्थान जहाँ अंडों
की निषेचन क्रिया होती है और गर्भाशय मतलब वह स्थान जहाँ पे अंडों की स्थापना होती है और योनि मतलब इस मार्ग में ही शुक्राणु प्रवेश करते हैं। इसके बाद वर्तिकाग्र एवं परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परागण वर्तिकाग्र, नर युग्मक, परागनली और अंडाशय, यहाँ पे मादा युग्मक, इस तरीके से ये नामांकित चित्र आप देख सकते हैं। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आता था तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। यदि अभी अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।